मेरी बेटी की चुप्पी ने हमारे परिवार को टूटने के कगार पर ला खड़ा कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम रूपा है। मैं 36 वर्ष की हूँ। मैं एक छोटी सी कस्बे देवगढ़ में रहती हूँ। मेरी बेटी रिंकू 6 साल की है और पिछले कुछ महीनों से हमारी जिंदगी एक भयानक तूफान में बदल गई है। ये कहानी उस दर्दनाक घटना की है जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब रिंकू ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मेरी रूह को झकझोर गया। उस दिन मैं बाजार से लौट रही थी जब वह मुझे अपने कमरे में बुलाकर बोली, माँ। वह मुझे नीचे छूने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांस रुक गई और मैं डर के मारे कांप उठी। मेरे सामने बैठी वह नन्ही सी बच्ची, जिसके छोटे छोटे हाथ इतने मजबूती से मेरे हाथ पकड़ रहे थे जैसे कि वह मेरी ताकत बनना चाहती हो। मैंने उससे बार बार पूछा, किसने तुम्हें छुआ? पर वह डर के मारे जवाब नहीं दे पा रही थी। आखिरकार उसने नाम लिया, रामकृष्ण, वह जो हमारे घर के पास रहता है और जिसे हम परिवार का हिस्सा समझते थे। वह दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत थी। घर में सब कुछ अचानक बदल गया। मैं अपने कदमों को संभालते हुए उस आदमी के कमरे की ओर बढ़ी, जहां वह आराम से टीवी देख रहा था, हाथ में बोतल पकड़े। मेरा गुस्सा और दर्द दोनों उबल रहे थे। मैंने उसे आवाज दी, तुरंत उठो। उसका चेहरा आलसी मुस्कान से भरा था, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। मैंने जोर से पूछा, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? वह हंसने लगा, फिर ठिठका जब उसने मेरे नजर की तीव्रता देखी। उसने कहा, ये सब झूठ है। लड़की ने झूठ बोला है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मेरी आवाज कांप उठी, तुमने मेरा घर, मेरा भरोसा तोड़ा और अब मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं चाहता था कि तुम्हारी बेटी के लिए सब ठीक हो। मुझे उसकी बातों से घृणा होने लगी। ये प्यार नहीं, ये बीमारी है, मैंने कहा। और आज तुम हमारे घर से हमेशा के लिए चले जाओगे। वह गुस्से में बोला, तुम पछताओगी, रूपा। तुम अकेली रहोगी। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और वह बच्ची तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाएगी। मैं सहम गई, लेकिन खड़ी रही। तुम अभी जाओ या मैं पुलिस बुलाऊंगी। दरवाजा जोर से बंद करते हुए वह चिल्लाया, यह खत्म नहीं होगा। उस रात जब सब सो रहे थे, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरा दिल धड़क रहा था, पर मैं रिंकू को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करती रही। रूपा, दरवाजा खोलो। रामकृष्ण की आवाज गुमसुम और खतरनाक थी। तुम मुझे ऐसा नहीं भगा सकती। मैं डर गई, किंतु हिम्मत जुटाकर पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने तक वह दहाड़ता रहा और पड़ोस के लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। पड़ोसी, जो पहले हमारी मदद करते थे, अब शक की निगाहों से देख रहे थे। मेरी बेटी के लिए लड़ाई अब केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई बन गई थी। मैंने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया, उसके छोटे हाथ अपने हाथों में थामे और खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे सुरक्षित रखूंगी। उस सुबह जब मैं उसे स्कूल छोड़ने गई, वह इतनी नाजुक लग रही थी, जैसे कोई भारी बोझ उसके छोटे कंधों पर था। स्कूल के बाहर कुछ माताएं आपस में फुसफुसा रही थी। उनकी बातें मेरे कानों में चोट की तरह गूंज रही थी। शायद ये सब झूठ है, ये लड़का तो अच्छा लगता था। उनकी निगाहों में संदेह और मेरे दिल में टूटन थी। लेकिन मैंने रिंकू का हाथ और भी दृढ़ता से पकड़ लिया। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी उस तूफान की, जिसने मेरे परिवार को चीर कर रख दिया। अगले हिस्सों में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इस लड़ाई के हर मोड़ पर सामना किया
कैसे मुझे अपने आसपास के लोगों से जूझना पड़ा और कैसे मैंने अपनी बेटी के लिए न्याय की राह खोजी। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए दुनिया के खिलाफ खड़ी हो सकती है? मेरे साथ रहिए, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत था, लेकिन साथ ही साथ एक अनजानी लड़ाई की ओर पहला कदम भी। जब मैंने अपनी बेटी रिंकू को स्कूल से उठाया, उसका चेहरा उदास था, उसकी छोटी छोटी आंखों में थकान और डर साफ झलक रहा था। वह अपने बैग को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे उसकी सारी ताकत उसी में समा गई हो। मैंने धीरे से कहा, बेटा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वहां तुम्हारी पूरी मदद होगी। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, क्या वहां बहुत दर्द होगा? उसकी मासूमियत ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं मेरी जान, बस कुछ लोग तुमसे बात करेंगे और तुम्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम अस्पताल की ओर चल पड़े। रास्ते में शहर की हलचल और गाड़ियों की आवाजें हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी तोड़ रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। हर लाल बत्ती एक बाधा की तरह लग रही थी, जो हमारी मंजिल तक पहुंचने में देर कर रही थी। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हम पहुंच गए, जहां हमें बाल रोग विभाग की ओर भेजा गया। डॉक्टर नीता शर्मा, एक मध्यम आयु की महिला जो दृढ़ नजर और शांत स्वर वाली थी, ने हमारी कहानी सुननी शुरू की। उन्होंने मेरी बेटी के सामने बैठकर धीरे से कहा, रिंकू, यहाँ तुम सुरक्षित हो। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? रिंकू ने मेरी हाथ पकड़कर अपनी आंखें नीचे कर ली और धीरे से कहा, वो मेरे कमरे में आया। कहा कि ये हमारा राज है। अगर मैंने किसी को बताया तो माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। मेरी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन मैंने उन्हें छुपाने की कोशिश की। डॉक्टर ने नोट्स लेते हुए कहा, हम जांच करेंगे और तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। हमें सच जानना है ताकि तुम्हें कोई नुकसान न हो। मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन कम से कम अब हम सही रास्ते पर थे। जैसे जैसे हम जांच के लिए आगे बढ़े, मैं अपनी बेटी के लिए डरती और उम्मीदों में उलझी थी। अस्पताल के गलियारों में हर कदम के साथ मेरा दिल भारी होता जा रहा था। तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक छायादार साया, मेरा डर, वहीं था। रामकृष्ण, वह आदमी, ठंडे और घिनौने अंदाज में मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी घृणा थी कि जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया का दुश्मन बन चुकी थी। उसने अपनी आवाज को गुमसुम और कठोर बनाते हुए कहा, रूपा, यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बेटी को अस्पताल क्यों ले आई? उसके शब्दों में धमकी और अपमान की गंध थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम यहाँ से दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। लेकिन वह बिना किसी डर के मेरे सामने बढ़ता गया। उसके इस व्यवहार को देखकर अस्पताल के कर्मचारी और मरीज भी ठिठक गए। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों को सूचना दी। अस्पताल की सुरक्षा ने रामकृष्ण को वहां से हटाया, लेकिन उसका गुस्सा और धमकी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम्हें ये सब भुगतना पड़ेगा, रूपा। उस दिन मैंने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ मेरे परिवार की नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज की लड़ाई है। अब मुझे न केवल अपनी बेटी की सुरक्षा करनी थी, बल्कि उन सभी झूठों और शकों का सामना भी करना था जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे थे। रिंकू की मासूमियत और उसकी ताकत ने मुझे हिम्मत दी कि मैं हार न मानूं, लेकिन साथ ही यह भी समझाया कि रास्ता कितना कठिन होने वाला है। क्या मैं इस लड़ाई में जीत पाऊंगी? क्या हमारा परिवार फिर से एक साथ आ पाएगा? ये सवाल मेरे मन में गूंज रहे थे
और मेरी कहानी अभी तो बस शुरू हुई थी। रिंकू को अस्पताल से घर लौटाते हुए मेरा मन भारी था। रास्ते भर उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में कसकर थमा था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था उसे मैं नहीं मिटा पा रही थी। घर का दरवाजा खुलते ही पड़ोसियों की निगाहें हमें घेरने लगी। फुसफुसाहटें, संदिग्ध नजरें और बातें जो मेरे दिल को चीर रही थी। क्या सच में रूपा ने झूठ बोला है? रामकृष्ण इतना भरोसेमंद आदमी कैसे हो सकता है? मेरे लिए ये सवाल जहर की तरह थे। अगले दिन जब मैं अपने काम पर गई तो पता चला कि मेरी नौकरी खतरे में है। मेरी नियोक्ता मिसेस व्रतिका, एक सख्त और प्रतिष्ठित महिला, मुझसे मिलने आई। उसने ठंडे और कटु स्वर में कहा, रूपा, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें अब यहाँ काम नहीं करना होगा। हमारे इलाके में तुम्हारे बारे में जो बातें हो रही हैं, वे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक हैं। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। यह सब झूठ है। मैं अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए लड़ रही हूँ। उसने सिर हिलाते हुए कहा, समझो, ये फैसला नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे दिल को लगा जैसे किसी ने चाकू से वार किया हो। यह नौकरी मेरी और रिंकू की जिंदगी का सहारा थी, और अब वह भी छिन गया। घर लौटते वक्त मैं पड़ोसियों की बातें सुनती रही। वो झूठ बोल रही है, बस रामकृष्ण से छुटकारा पाना चाहती है। रिंकू तो हमेशा से चुप रहती है, शायद कुछ हुआ ही नहीं। ये बातें मेरे कानों में भिन्ती की तरह टकरा रही थी। फिर भी मैं हार नहीं मान रही थी। मैं जानती थी कि सच सामने आएगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। शाम को जब मैं रिंकू के साथ बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने मेरी पड़ोसी कुमुदा आईं, जिनकी आंखों में सहानुभूति थी। उन्होंने धीरे से कहा, रूपा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सच कह रही हो। उनका साथ पाकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। वह रिंकू के बालों को सहलाते हुए बोली, तुम बहादुर हो, बच्ची। किसी की बातों पर ध्यान मत देना। उस रात मैं और रिंकू एक दूसरे के करीब थे, लेकिन बाहर की दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी थी। मेरे मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या मैं अपनी बेटी को पूरी तरह से बचा पाऊंगी? क्या सच की जीत होगी, या यह लड़ाई हमें और नुकसान पहुंचाएगी? मेरी कहानी यही नहीं रुकी। यह तो उस संघर्ष की शुरुआत थी, जिसमें मैं एक माँ के रूप में अकेले ही अपने परिवार और समाज की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पर क्या मैं इस जंग में जीत पाऊंगी? क्या रिंकू की मासूमियत को न्याय मिलेगा? आगे की कहानी में जानिए कि कैसे मेरा सामना हुआ और भी बड़े झूठों और मुश्किलों से, और कैसे मैंने खुद को और अपनी बेटी को बचाने की ठानी। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अनजान रास्ते पर चलने के लिए? क्योंकि मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उस दिन से मेरी जिंदगी जैसे एक भंवर में फंस गई थी, जहां हर कोना अंधकार और निराशा से भरा था। रामकृष्ण की धमकियां, पड़ोसियों की नजरें और मेरी नौकरी का छूट जाना, सब कुछ मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक आग थी जो बुझने नहीं दी। रिंकू की मासूम मुस्कान और उसकी नन्ही नन्ही बातों ने मुझे बार बार याद दिलाया कि मैं अपनी बेटी के लिए कितनी मजबूती से लड़ना चाहती हूँ। एक शाम जब वह सो रही थी, मैं उसकी छोटी हथेलियों को अपने हाथों में लेकर बैठी थी। उसका चेहरा इतना नाजुक, उसकी सांसें इतनी धीमी, और मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे उसे इस दुनिया की बुरी नजरों से बचा सकूं। अगले दिन मैंने फैसला किया कि हमें कानूनी मदद लेनी होगी। मैंने शहर के सबसे नामी वकील श्रीमती प्रिया मेहता से संपर्क किया। प्रिया जी एक तेज तर्रार और न्याय के लिए समर्पित महिला थी।
उनके कार्यालय में पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने मेरी कहानी ध्यान से सुनी और कहा, रूपा, हम इस लड़ाई को उचित मुकाम तक पहुंचाएंगे। तुम्हें बस धैर्य और हिम्मत रखनी होगी। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। अब मेरे पास कोई था जो मेरे दर्द को समझता था और मेरी बेटी के लिए लड़ने को तैयार था। प्रिया जी ने हमें सलाह दी कि हमें पूरी घटना का मेडिकल और कानूनी रिकॉर्ड बनवाना होगा, ताकि कोई भी झूठ हमारे केस को कमजोर न कर सके। हमने तुरंत अस्पताल जाकर पुनः जांच कराई। इस बार डॉक्टर ने विशेष रिपोर्ट तैयार की, जिसमें रिंकू की बातों का समर्थन करने वाले कई तथ्य शामिल थे। यह रिपोर्ट अदालत में हमारे लिए मजबूत हथियार साबित हो सकती थी। पर जैसे जैसे मामला बढ़ रहा था, रामकृष्ण ने भी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने हमारे खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, हमारे चरित्र पर सवाल उठाए और हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। पड़ोस में कुछ लोग उसके झूठों पर विश्वास करने लगे, जिससे हमारा समाज में मान सम्मान और भी कमजोर होने लगा। एक दिन जब मैं बाजार से लौटी तो मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हैं, कुछ नाराज भी दिख रहे थे। उनकी बातों में जो कटुता थी वह मेरे दिल को छील रही थी। मैंने रिंकू को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन ठाना, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। उस रात जब मैं रिंकू को सुला रही थी, उसने मुझसे पूछा, माँ, क्या सच में मुझे कोई चोट पहुंचा सकता है? क्या मैं फिर कभी सुरक्षित रह पाऊंगी? उसकी मासूम सी आवाज ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें मैं हमेशा बचा कर रखूंगी, मेरी परी। हम साथ हैं और कोई हमें हरा नहीं सकता। मगर मेरी लड़ाई अभी बाकी थी। क्या न्याय मिलेगा? क्या समाज हमारी हिम्मत की कदर करेगा? या फिर हम अकेले रह जाएंगे इस विशाल दुनिया के खिलाफ? मैंने खुद से वादा किया कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी बेटी की आवाज बनूंगी, उसकी सुरक्षा करूंगी और उसके लिए उस अंधेरे में भी रोशनी की किरण बनकर रहूंगी। लेकिन क्या यह वादा पूरा हो पाएगा? आगे की कहानी में जानिए कि कैसे हमने अपने भय को मात दी, कैसे सच की लड़ाई में हमने कदम बढ़ाए और कैसे एक माँ ने अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। क्या आप तैयार हैं इस अनसुलझे सफर के अगले पड़ाव के लिए? क्योंकि मेरी कहानी का अगला अध्याय और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला होगा। रिंकू की मासूमियत और मेरी हिम्मत के बीच एक दिन ऐसा भी आया जब हमारी जिंदगी का सबसे काला सच सामने आया। उस दिन सुबह सुबह जैसे ही मैं अपने छोटे से घर की छत पर खड़ी थी, पड़ोस में हलचल मची। लोग इकट्ठा हो रहे थे, कुछ के हाथों में पोस्टर थे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रूपा झूठ बोलती है और रामकृष्ण का पक्ष लें। मेरे दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। ये लोग जो कभी हमारे साथ मुस्कुराते थे, आज हमारे खिलाफ खड़े थे। रिंकू की छोटी सी आवाज कानों में गूंज रही थी, माँ, क्या लोग सच नहीं जानते? मैं उसे गले लगाते हुए बोली, कुछ लोग सच नहीं देख पाते, लेकिन हम अपनी सच्चाई के साथ हैं। स्कूल के बाहर भी हालात बेकाबू थे। जब मैं रिंकू को स्कूल छोड़ने गई, तो वहां कुछ माताएं और माता पिता एकत्रित थे, जो गुपचुप बातें कर रहे थे और मेरी तरफ ताने मार रहे थे। उनकी बातें मेरे दिल को चीरती थीं। देखो, वो झूठी है, इसलिए रामकृष्ण को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने गले में आने वाली गांठ को दबाते हुए रिंकू का हाथ कसकर पकड़ती रही और उसे स्कूल के भीतर ले गई। स्कूल की अध्यापिका मिसेज सीमा ने मुझे अलग बुलाया। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, रूपा, रिंकू बहुत बदल गई है। वह अब पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रही। कृपया ध्यान रखें। मैंने आंसू छुपाते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सब इतना मुश्किल क्यों है?
घर लौटते वक्त मैं सोच रही थी कि क्या सच में हमारी लड़ाई अकेली हमारी है या पूरे समाज की? क्या लोग इतने बदले हुए हैं कि वे मासूमियत और सच्चाई को अनसुना कर देते हैं? उस रात जब मैं रिंकू को सुला रही थी, उसने अपनी छोटी उंगलियां मेरी हथेली में डालते हुए कहा, माँ, क्या आप मेरे लिए लड़ती रहेंगी? क्या आप मुझे छोड़ेंगे नहीं? मेरे दिल ने जवाब दिया, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए हमेशा लड़ूंगी, चाहे दुनिया मेरी खिलाफत कर दे। उस पल मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी की सुरक्षा सिर्फ हमारा परिवार नहीं, बल्कि हमारी संपूर्ण दुनिया की जिम्मेदारी बन गई है। पर जैसे ही मैं खुद को संभाल रही थी, एक नया झटका आया। रामकृष्ण ने अदालत में एक नया वकील लिया था, जो अपनी चालाकी और चालाक भाषा से हमारी हर बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसने हमारे केस के गवाहों को चुप कराने की कोशिश की और झूठे सबूत पेश किए। अदालत के दिन दिन-ब-दिन कठिन होते जा रहे थे। हर सुनवाई में मैं अपनी बेटी की हिम्मत देखकर खुद को संभालती, लेकिन अंदर से टूटती। क्या न्याय मिलेगा? क्या सच की आवाज दब जाएगी? या फिर हमारा परिवार ही टूट जाएगा? इस लड़ाई में यह कहानी अब नई मोड़ पर आ चुकी थी, जहां हर कदम पर खतरा था, हर आशा पर सवाल। पर मैं जानती थी कि रिंकू के लिए मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हमारे सामने अब भी कई चुनौतियां थी और मैं उन्हें हराने के लिए तैयार थी। क्या आप जानते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कितनी दूर जा सकती है? अगले हिस्से में मैं बताऊंगी उस दिन की कहानी जब अदालत में सच का सामना हुआ और किस तरह मेरी बेटी की छोटी सी आवाज ने पूरे शहर को हिला दिया। क्या आप मेरे साथ इस सच्चाई की लड़ाई में बने रहेंगे? क्योंकि यह कहानी अभी भी अधूरी है। अदालत का दिन आया और मेरा दिल धड़क रहा था जैसे किसी तूफान के बीच में फंसा हो। मैं रिंकू का हाथ कसकर पकड़े हुए अदालत की उस बड़ी इमारत में घुसी, जहां हर दीवार पर न्याय की गूंज थी, लेकिन मेरे लिए यहां हर कदम पर एक नई चुनौती खड़ी थी। रिंकू, जो पहले से ही इस लड़ाई की वजह से कमजोर हो चुकी थी, आज भी मुझसे जुड़े रहने की कोशिश कर रही थी। उसकी छोटी सी हथेली मेरे हाथ में एक उम्मीद की किरण थी। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, रामकृष्ण का वकील अपने तेज तर्रार अंदाज में पेश हुआ। उसने जोर देकर कहा कि यह सब केवल एक परिवार की झगड़े की नाटकीयता है और रिंकू के आरोप झूठे हैं। उसने गवाहों को खारिज करने की पूरी कोशिश की, झूठे सबूत पेश किए और हमारे चरित्र पर सवाल उठाए। लेकिन मेरी बेटी की मासूमियत और उसके शब्दों की ताकत ने सब कुछ बदल दिया। जब रिंकू को गवाह के रूप में बुलाया गया, तो वह थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर अदालत की भीड़ को देखा और अपने छोटे पर स्पष्ट शब्दों में बोली, माँ ने जो कहा वह सच है। रामकृष्ण मुझसे छूता था और मुझे डराता था कि मैं चुप रहूं। उसकी आवाज में जो साहस था, उसने वहां मौजूद हर दिल को छू लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसमें न केवल डर था, बल्कि एक अनोखी हिम्मत भी। अदालत के सारे लोगों की निगाहें उस छोटी लड़की पर टिकी थी, जिसने अपने मासूम शब्दों से झूठ और अन्याय को चुनौती दी थी। मैं गर्व महसूस कर रही थी कि मेरी बेटी ने अपने दर्द को छुपाया नहीं, बल्कि उसे सामने लाकर न्याय की मांग की। फिर डॉक्टर प्रिया शर्मा ने अपने मेडिकल रिपोर्ट पेश किए, जिनमें रिंकू के शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में स्पष्ट तथ्य थे। यह रिपोर्ट हमारी लड़ाई को और मजबूत बना रही थी और अदालत में बैठे लोगों के चेहरों पर धीरे धीरे बदलती हुई आशा की झलक आई। पर रामकृष्ण और उसके वकील ने हार नहीं मानी। वे बार बार हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, झूठे आरोप लगाकर हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह लड़ाई अब सिर्फ हमारे परिवार की नहीं थी,
यह उस पूरे समुदाय की लड़ाई बन चुकी थी जो सच और न्याय के लिए खड़ा था। अदालत के अंतिम फैसले से पहले मैं और मेरी बेटी एक दूसरे से जुड़े रहे। हमें पता था कि चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। क्या न्याय मिलेगा? क्या सच की जीत होगी? अदालत का फैसला आने वाला था और उसकी धड़कनें हमारे दिलों में गूंज रही थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस लड़ाई का अंत कैसे हुआ? क्या हमने सच को जिताया या फिर अन्याय ने हमें धकेल दिया? मेरी कहानी का अगला हिस्सा इस सवाल का जवाब लेकर आएगा। मेरी बेटी की हिम्मत और मेरी जिद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपके साथ इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। अदालत का फैसला सुनाने वाला दिन था। कोर्टरूम में सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी की निगाहें उस कागज पर टिकी थी जिसमें न्यायाधीश का निर्णय लिखा था। मैं रिंकू का हाथ कसकर पकड़कर बैठी थी। उसकी छोटी उंगलियां मेरे हाथ में सिमट गई थी और मेरी सांसें तेज हो चली थी। न्यायाधीश ने अपने चश्मे को ठीक किया और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। यह मामला केवल परिवार का विवाद नहीं है, बल्कि एक मासूम बच्ची के अधिकारों की रक्षा का मामला है। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत यह पाती है कि आरोप सही है और पीड़िता की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई आवश्यक है। मेरे दिल ने एक झटका महसूस किया। यह वो पल था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि रामकृष्ण को तत्काल प्रभाव से हमारी और रिंकू की जिंदगी से दूरी बनाए रखनी होगी। उसे कम से कम 300 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी और किसी भी प्रकार का संपर्क करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान होगा। रामकृष्ण के चेहरे पर झुंझलाहट और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अदालत की सख्ती के सामने उसकी कोई बात नहीं चली। मैंने रिंकू को गले लगाते हुए कहा, देखो बेटा, सच की जीत हुई है। यह फैसला हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आया। पर इस लड़ाई का असली संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। रामकृष्ण ने अदालत के बाहर भी अपनी चालें शुरू कर दी। सामाजिक मीडिया पर झूठ फैलाना, हमारे खिलाफ अफवाहें उड़ाना और हमारे परिवार को बदनाम करना। घर लौटते वक्त पड़ोसियों की निगाहें अब भी अलग थी। कुछ सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ शक से। लेकिन मुझे पता था कि हम अकेले नहीं थे। मेरी बेटी के लिए न्याय की इस लड़ाई में कुछ लोग हमारे साथ खड़े थे। रिंकू की हिम्मत और मेरी मां होने की ताकत ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि हम इस जंग में विजेता हैं। पर क्या सचमुच ऐसा था? क्या हम इस जंग को पूरी तरह जीत पाएंगे या फिर यह केवल एक छोटी सी जीत थी जो आने वाले तूफानों की चपेट में आ जाएगी? मेरा दिल जानता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में हमें और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा और मेरे लिए यह लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की भी लड़ाई बन चुकी थी। क्या आप मेरे साथ इस संघर्ष के अगले पड़ाव तक चलेंगे? क्योंकि मेरी कहानी अभी भी अधूरी है और मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि एक माँ के लिए अपनी बेटी की रक्षा कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। आइए, अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक छोटी सी आवाज ने समाज के अंधेरों को चीरने की कोशिश की और कैसे हमने न केवल न्याय के लिए बल्कि सम्मान के लिए भी लड़ाई जारी रखी। मेरी बेटी रिंकू की हिम्मत ने हमें एक छोटी सी जीत जरूर दिलाई थी, लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। अदालत के फैसले के बाद भी रामकृष्ण ने हार मानने का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया पर उसने झूठ और अफवाहों का एक जाल फैलाना शुरू कर दिया था। हमारे खिलाफ की गई हर बात, हमारे परिवार को बदनाम करने की हर कोशिश मेरे दिल को चीर रही थी। एक दिन जब मैं बाजार से लौटी तो मैंने देखा कि हमारे घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। उनके हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, झूठ की कहानी, सच की हार।
उन लोगों की निगाहों में नफरत और संदेह था। मैं रिंकू का हाथ कसकर पकड़कर अंदर चली आई, लेकिन उनके शब्दों और नजरों की चोट अभी भी मेरे दिल में ताजा थी। स्कूल में भी हालात खराब थे। रिंकू की टीचर मिस सीमा ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा, रूपा, रिंकू अब पहले जैसी खुश नहीं रही। वह अक्सर डर और अकेलापन महसूस करती है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरी बेटी, जो कभी खिलखिलाकर हंसती थी, अब डर और उदासी के साए में जी रही थी। पर मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने ठाना कि मैं अपने समाज को बदलूंगी, लोगों को सच बताऊंगी और इस लड़ाई में अकेली नहीं रहूंगी। मैंने पड़ोसियों से मिलने लगी, उनसे बात करने लगी, उन्हें सच समझाने की कोशिश की। कुछ लोग मेरी बात मानने लगे, कुछ अभी भी संदेह में थे। फिर एक शाम मेरी पड़ोसी कारमेन आई। उसकी आंखों में सच्चा समर्थन था। उसने कहा, रूपा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। उसके साथ होने से मुझे नई ताकत मिली। रिंकू के लिए मैंने फैसला किया कि उसे और बेहतर माहौल देना होगा। मैंने उसकी थेरेपी शुरू करवाई ताकि उसका मनोबल बने और वह अपने डर को पार कर सके। थेरेपिस्ट डॉक्टर लता ने मुझे समझाया कि बच्चों के लिए प्यार और समर्थन से बड़ा कोई इलाज नहीं होता। लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। रामकृष्ण ने हमारे खिलाफ झूठ फैलाना जारी रखा और कई बार तो उसने हमें धमकाया भी। रात के अंधेरे में उसकी आवाजें, उसके खतरे मेरे और रिंकू की नींद उड़ा देते थे। पर मैं जानती थी, जितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ती रहूंगी। उसकी हिम्मत ने मुझे सिखाया था कि सच की जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमने आगे क्या किया? कैसे मैंने अपने समाज को बदला, कैसे मैंने अपनी बेटी की हिम्मत को बढ़ाया और कैसे हमने अंततः उस अंधकार को मात दी? मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी उस दिन की जब हमारी आवाज ने समाज के कानों को झकझोर दिया और कैसे एक माँ ने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ने का संकल्प लिया। उस दिन की सुबह याद है जब मैं रिंकू को स्कूल छोड़ने गई थी। आसमान साफ था, लेकिन मेरे दिल में एक भारीपन था। स्कूल के गेट पर एक बड़ी भीड़ जमा थी। कुछ लोग हाथों में बोर्ड लेकर खड़े थे, जिन पर लिखे थे, सच्चाई की आवाज दबाई नहीं जाएगी और रूपा और रिंकू के साथ अन्याय बंद करो। वह दृश्य देखकर मेरा मन भर आया। ये लोग थे जो हमारे संघर्ष को समझ रहे थे, जो हमारे साथ खड़े थे। स्कूल के अंदर रिंकू की टीचर मिस सीमा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी ने हाल ही में स्कूल में अपनी कहानी सबके सामने रखी है। उसने अपनी मासूमियत और साहस से सभी का दिल जीत लिया था। बच्चों ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई और वह फिर से अपनी पुरानी मुस्कान वापस पाने लगी थी। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। दिन बीतते गए और मैंने फैसला किया कि समाज के लोगों के सामने सच को लाने के लिए मुझे आवाज उठानी होगी। मैंने स्थानीय मीडिया से संपर्क किया। मेरी कहानी ने धीरे धीरे शहर में हलचल मचा दी। कुछ लोग मेरी बातों को सुनकर सहमति जताने लगे और हमारे समर्थन में खड़े हुए। एक स्थानीय टीवी चैनल ने मेरी कहानी को प्रमुखता से दिखाया। उन्होंने मेरे और रिंकू के संघर्ष को लोगों के सामने रखा। यह देखकर मैं भावुक हो उठी। आखिरकार सच को सुनने वाला समाज भी था। पर रामकृष्ण ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर झूठे वीडियो और पोस्ट डालने शुरू किए, लेकिन इस बार उसका प्रभाव कम होने लगा था। लोग अब हमारे साथ थे और झूठ को पहचानने लगे थे। हमारे घर पर अब कभी-कभी पड़ोसियों का आना जाना लगा रहता था।
वे मदद और समर्थन के लिए आते थे। कार्मेन, मेरी पड़ोसी, जो पहले से ही हमारे साथ थी, और भी लोगों को मेरे पास लेकर आई। धीरे धीरे हमारे आसपास की हवा बदलने लगी। रिंकू की थेरेपी भी फलदायी साबित हो रही थी। उसने फिर से स्कूल में खेलना शुरू किया और उसकी हंसी घर में गूंजने लगी। वह अब डर के बजाय उम्मीद से भरी थी। यह सब देखकर मैं जानती थी कि मेरी मादा बनने की ताकत ने हमें इस अंधेरे से बाहर निकाला है। पर यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं तैयार थी हर उस लड़ाई के लिए जो हमारी राह में आएगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस लड़ाई ने हमें कहां पहुंचाया? कैसे हमारी आवाज ने समाज को बदल दिया? और क्या रिंकू की मासूमियत ने अंततः न्याय को जिताया? मेरी कहानी के अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी उस पल की जब सच की जीत हुई और कैसे एक माँ और बेटी की जोड़ी ने समाज के दाग को मिटाने की ठानी। क्या आप मेरे साथ इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? सच की जीत का वो दिन मेरे और रिंकू के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अदालत का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने ठोस शब्दों में कहा, रिंकू के खिलाफ किए गए अत्याचार और झूठे आरोपों की पूरी जांच के बाद अदालत यह पाती है कि आरोपी रामकृष्ण दोषी है। उसे तुरंत सजा दी जानी चाहिए और पीड़िता तथा उसकी मां को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। रिंकू भी मेरी बाहों में मुस्कुरा रही थी। उसकी मासूमियत ने उस दिन सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। अदालत के बाहर पत्रकारों ने हमारी कहानी को छापा और पूरे शहर में सच की गूंज फैल गई। पर जीत सिर्फ एक शुरुआत थी। हमारे सामने सामाजिक बदलाव की बड़ी चुनौती थी। रामकृष्ण के समर्थक अभी भी हमारे खिलाफ थे, लेकिन अब हमारी आवाज इतनी बुलंद थी कि वे उसे दबा नहीं सके। मैंने अपने पड़ोसियों को जोड़ा, समाज में जागरूकता फैलाने लगी और महिलाओं तथा बच्चों के लिए सुरक्षा संगठनों के साथ मिलकर काम किया। रिंकू की थेरेपी जारी रही और वह हर दिन मजबूत होती गई। स्कूल में उसके साथी उससे दोस्ती करने लगे और वह फिर से खुश रहने लगी। मैं जानती थी कि हमने सिर्फ न्याय ही नहीं पाया, बल्कि अपनी बेटी को एक नई जिंदगी भी दी। एक दिन जब मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी, तो पड़ोस की सबसे बुजुर्ग महिला, दादी शारदा, मेरे पास आईं। उन्होंने कहा, रूपा, तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने हमें दिखाया कि सच की ताकत क्या होती है। तुमने हमारी सोच बदली है। उन शब्दों ने मेरी आत्मा को छू लिया। यह साबित हो गया था कि एक माँ की जिद और एक बच्ची की हिम्मत से समाज भी बदल सकता है। पर मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी उन हजारों महिलाओं और बच्चों के लिए जो अभी भी न्याय की राह देख रहे हैं। मैं अब उनकी आवाज बनना चाहती हूँ, उनकी सुरक्षा करना चाहती हूँ और यह लड़ाई जारी रखूंगी। क्या आप मेरे साथ इस नए सफर में चलेंगे, जहां हम न केवल अपनी कहानी सुनाएंगे, बल्कि दूसरों की भी मदद करेंगे? क्योंकि एक माँ की ताकत, एक बेटी की हिम्मत और एक समाज की जागरूकता से ही एक बेहतर भविष्य बन सकता है। मेरी कहानी का अगला अध्याय इसी नई उम्मीद और नई लड़ाई का हिस्सा होगा। क्या आप तैयार हैं?